keeps correct time at 20 degrees centigrade is subjected to (40 degrees centigrade) if coefficient of linear expansion इसी को अल्फा बोलते हैं, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द पेंडुलम is 12 into 10 to power minus 6 per degree centigrade. Question: how much will it gain or lose in time? अब इस क्वेश्चन को हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को हम सब्जेक्टिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे और ऑब्जेक्टिव बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अब अगर सब्जेक्टिव बनाना है इस क्वेश्चन को तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसका हम आंसर लिखेंगे या सॉल्यूशन लिखेंगे, जो भी आप लिखो। और सबसे पहले आप पेज के राइट हैंड साइड पे एक ऑप्शन लिखोगे, ऐसे लिखोगे गिवन, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। तो दिया हुआ है आपको इनिशियल टेम्परेचर, TI लिखोगे इसको, एंड दिस इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड फाइनल टेम्परेचर TF लिखेंगे, दिस इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर आप यहां से निकाल सकते हैं, देयरफॉर यहीं पे निकाल लें, या चलो आगे लिख लेंगे इसको, जो गिवन इंफॉर्मेशन उसी को लिखें। और क्या दिया, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन this is called alpha, and this is given as 12 into 10 to power minus 6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि आपका टाइम में कितना गेन या कितना लॉस होगा, कितना गेन या कितना लॉस होगा, यानी यू नीड टू फाइंड डेल्टा, यू नीड टू फाइंड डेल्टा टी। गेन और लॉस आपको फाइंड आउट करना है कि कितना गेन या लॉस होगा। एक क्लॉक है व्हिच कीप्स करेक्ट टाइम, क्लॉक है जो कि करेक्ट टाइम है जिसका, उसका आपको निकालना है कि कितना जो है वो आपका गेन या लॉस करेगी, ये डेल्टा टी फाइंड आउट करना है। अब आपको डेल्टा टी निकालने के लिए तो आप यहाँ पे नीचे लिखोगे, पेज के आगे इतना लिखने के बाद में यहाँ लिखोगे फार्मूला, क्या लिखोगे, फार्मूला टू बी यूज या फार्मूला यूज, या सिर्फ फार्मूला लिख दोगे तो भी चलेगा। क्या लिखोगे, फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा, है ना। तो अल्फा इज गिवन, delta theta you need to find out, and delta t you have to calculate yourself since a clock is given। क्लॉक का आपको पता है कि 12 आवर या 24 आवर आपका टाइम पीरियड बनेगा, तो जनरली आप निकाल लेंगे। तो मुझे कोई बताए
कि कितना सेकंड होता है एक दिन में, 1 डे में कितना सेकंड होगा। तो देखो इसको इस तरीके से अपने नोटबुक में लिखेंगे और इसको कैलकुलेट तो हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, है ना। डेल्टा थीटा विल बी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ऐसे लिखेंगे। 40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज गोइंग टू बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड टी टाइम पीरियड, जनरली जो आज क्या होता है 24 आवर मानते हैं हम, 84600। ये होता है 1 डे। और 1 डे में कितना सेकंड होता है, तो 1 डे में जो नंबर ऑफ सेकंड्स होते हैं वो आवर 24 हो गया। एक आवर में 60 मिनट होते हैं, इसमें 60 सेकंड होते हैं, ये इतना सेकंड्स हो गया। और इसकी जो वैल्यू होती है 86400। कैसे हमने मल्टीप्लाई किया तुरंत, तो हमने 2 जीरो यहाँ पे लिख लिए, 6 और 6 ये 36 हो जाता है, ये 24 है। चाहो तो 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये देखो ध्यान से ऐसे करो, तो ये 6 दूनी 12, 120 और 6 चौको 24, 144 इंटू 6। देखो बच्चों मैंने हिंदी में पढ़ा है इसलिए मुझे हिंदी में कैलकुलेशन इजी लगता है। आपने इंग्लिश में पढ़ा है तो आप इसको इंग्लिश में कर सकते हो। 24 इंटू 6 144 इंटू 6। अब इसको आप इजिली कर सकते हो, 6 इंटू 4 4, 6 इंटू 424 टू 6 हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा, टू 8 हो जाएगा। आगे 2 जीरो आपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको मौखिक कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। मौखिक नहीं बनना है तो आप यहाँ पे लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अब ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप मौखिक करो इसका कैलकुलेशन। नहीं है तो अभी चाहो तो टेबल आप दोबारा एक बार 20 तक कम से कम टेबल दोबारा याद कर लो, ठीक है बच्चों। तो t इक्वल टू आपके हो गए 86400 सेकेंड से, अल्फा दिया हुआ है। सो डेल्टा t बाई टी इक्वल टू 1/2 अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। इस फार्मूले में रखेंगे तो डेल्टा टी इक्वल टू 1/2, अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, है ना। 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 दी हुई है। डेल्टा थीटा आपने 20 निकाल लिया। देखो ये आपका पर डिग्री दिया हुआ है, ये आपका डिग्री में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा टी। टी मतलब 86400, ये टाइम आपका सेकेंड में बच जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो ये 6 पावर दिया हुआ है, 6 का मतलब यहाँ पे अगर 6 जीरो होते तो उनको खत्म कर देता। तो 1 2 3 जीरो को खत्म किया तो यहाँ पे बचेगा -3। कितना बचेगा 3 बचेगा। इसको 3 अभी ऐसे रहने दो। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, गुणा करो। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे नीचे 2 था, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दिया हमने। अब सिर्फ 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 12 4 48 होता है, 12 6 72, 4 आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। और 12 8 96 होता है, ठीक है, ठीक है बेटा 96 होता है। और इसमें आपको 6 ऐड कर देना है तो 96 6 कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 102 इंटू 10 टू पावर -3 सेकेंड। अब यहाँ पे 10 टू पावर -3 यानी यहाँ पे 3 डिजिट के बाद में 1 2 3 के बाद में आप डेसिमल लगा सकते हो यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 10.268 सेकेंड, 10.268 सेकेंड। अब एक बार पीछे चल के डेटा देखते हैं। तो देखो डेटा में कुछ बहुत स्पेसिफिक नहीं है, तो आप इसको चाहो तो इतने पे रिपोर्ट कर दो या चाहो तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन साइन लगाओ, 10.3 सेकेंड लिख करके इसका आंसर दे दो आप, ठीक है। ये हो गया कब, जब आप बोर्ड के लिए लिखोगे। बोर्ड में इस तरीके से लिख करके आपको सॉल्व करना होता है। ये और भी अच्छा होता है एक स्टूडेंट के तरीके से देखें हम, तो हम इसके साथ में इसकी यूनिट को भी लिखते। यहाँ पे पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखते, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड लिखते, जैसे यहाँ पे हमने सेकेंड लिखा हुआ है, तो ये और भी अच्छा माना जाता। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। मनस्वी आपको
हेलो, हाँ जी सर, समझ आ गया। समझ में आ गया ना? हाँ ठीक है। जी। अब इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ था इसमें? इसका ऑप्शन दिया हुआ था ऑप्शन 1 था आपके पास में 10.3 सेकेंड पर डे। ऑप्शन बी दिया हुआ है 20.6 सेकेंड पर डे। ऑप्शन सी दिया हुआ है 5 सेकेंड पर डे। एंड ऑप्शन डी दिया हुआ है 20 सेकेंड पर डे। तो आपने देखा एक दिन में कितने सेकेंड का इंक्रीमेंट है? 10.3 सेकेंड पर डे इंक्रीमेंट है। डे लिख दो यहाँ पे, क्योंकि एक दिन में हमने कैलकुलेट किया है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसी को जब आप कंपटीशन के लिए बनाते हो तो आप क्या करते हो, ये सारी चीजें आप दिमाग में लिख लेते हो, तुरंत के तुरंत डेल्टा थीटा निकालते हो, इस फार्मूले को रखते हो, सिर्फ कैलकुलेशन का डालते हो। ये सब लिखने की, ये फार्मूला लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है ना? आगे बढ़े। हेलो, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है द मेटेलिक बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम the metallic bob of simple pendulum has the relative density rho the time period of this pendulum is capital T if the metallic bob is immersed in water, then the new time period is given by ऑप्शन है आपका ए टी रो -1 बाई रो। ऑप्शन है बी टी रो अपान रो -1। ऑप्शन है सी टी अंडर रूट रो -1 अपान रो। ऑप्शन है डी टी अंडर रूट रो अपान रो -1। चलो, अगर आपने रिवीजन किया तो इसका आंसर बताओ 1 मिनट के अंदर, फटाफट 10 सेकंड के अंदर बताओ। 1 मिनट क्यों, बताओ लोन्या। Sir, D वाला. डी वाला। मनस्वी, फॉर वाटर सिग्मा इक्वल टू 1 है ना? एंड वी नो द फार्मूला टी डैश इक्वल टू टी अंडर रूट रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, है ना?
तो सिग्मा इक्वल टू 1 पुटअप कर दें तो टी अंडर रूट रो अपॉन रो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मनस्वी। यस सर। डेरिवेशन इसका हमने क्लास नोट्स में करवाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पीरियड ऑफ ए simple pendulum is doubled when a when its length is doubled, b the mass of the bob is doubled, c its length is made 4 times and the mass of the bob and the length of the pendulum is doubled। बताओ फटाफट आंसर बताओ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या होगा आंसर इसका? देखिए, नोट कर लिया क्वेश्चन। 4। 4 किसने बताया है? मैंने। लावण्या ने बताया 4। नहीं सर, मतलब 4 टाइम्स होगा। अच्छा, सी 4 ऑप्शन। टाइम्स होगा। मनस्वी आप बताओ। सर नहीं पता। हाँ, नहीं पता। नहीं पता? क्यों नहीं पता? टाइम पीरियड का फार्मूला बताओ क्या होता है? हेलो मनस्वी। सर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। 2 पाई अंडर रूट एल बाई। अंडर रूट, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर बेटा। सर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल बाई जी। अब इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो चेंज हो सकती है? सर एल। एल आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। और क्या किया गया? द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड। इस टी को 2t बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इस टी को 2t बना दिया गया। 2 पाई अंडर रूट इस एल को एल डैश बना दिया गया जी, है ना? तो अब आपको बताना है कि इस एल डैश और एल में क्या रिलेशन होगा। तो क्या करो, इन इक्वेशन को ऐसे डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो बन जाएगा 1/2 इक्वल टू अंडर रूट एल बाई एल डैश बन जाएगा। यस सर। इसको स्क्वायर कर दो तो 1/4 एल बाई एल डैश हो जाएगा ये। ठीक है, हाँ जी सर। एल डैश इधर ले आओ तो एल डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू एल हो जाएगा, है ना? ठीक,
तो टाइम पीरियड को डबल करना है तो लेंथ को 4 टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट l होता है। इज इट ओके? Yes, sir. समझ में आ गया? हाँ जी सर। आगे बढ़े। 1 मिनट सर, मैं नोट कर रही हूँ। हाँ नोट कर लो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी क्वेश्चन को चाहो तो ऐसे लिख लेना, t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट l, तो T2 बाई T1 इक्वल टू अंडर रूट L2 बाई L1। ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, अंडर रूट L2 बाई L1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4L2 बाई L1 हो जाएगा, यहाँ से L2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ L1 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या आप ऐसे पूरा फार्मूला लिख के कर लो, ठीक है। Noted, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the length of simple pendulum, the length of simple pendulum the length of simple pendulum is increased by 1%. Its time period will be ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 21%, ऑप्शन सी है नहीं, उसको ऐसे लिखना चाहिए हमको, increase by 1%, increase by 0.5%, decrease by 0.5%, and increase by 2%. Increase by 2%. देखो परसेंटल इंक्रीमेंट आपको बताना है इसमें, तो कैसे इसको हम निकाल पाएंगे, कैसे निकालेंगे, तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लिए समझ लेते हैं। लेट इनिशियल लेंथ इज L, है ना, लेट इनिशियल लेंथ इज L, देन फाइनल लेंथ विल बी कितना हो जाएगा, L प्लस L L इंटू 1/100, है ना, L प्लस L इंटू 1/100, 1% का इंक्रीमेंट हो जाएगा उसमें, है ना, ठीक है बेटा। yes sir. अब देखो t इक्वल टू कितना होता है, t इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L होता है, क्या होता है, t इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट L होता है। तो जब भी हमें कभी अंडर रूट वाले में इंक्रीमेंट निकालना होता है तो हमें एरर निकालते हुए हमने एक चीज सीखा था कि इसमें करते हैं दोनों साइड का लॉग ले लेते हैं, फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है।
तो लॉग लेकर के जब सॉल्व करते हैं तो जो पावर होता है वो बाई में आ जाता है परसेंटेज इंक्रीमेंट वाले में। जैसे अगर हम इसका लॉग ले लें तो ये ln t, अब मान लेते हैं हम कांस्टेंट k के साथ में, तो ये ln k प्लस 1/2 ln l हो जाएगा, है ना। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/t dt बन जाएगा ऊपर, ये 0 बन जाएगा कांस्टेंट है, ये 1/2, ये आपका 1/l कितना 1/l इंटू dl बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आपका डेल्टा t बाई टी इक्वल टू 1/2 डेल्टा l बाई l बन जाएगा। डेल्टा t या डेल्टा l क्या है, इस l में इंक्रीमेंट, स्मॉल इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप होगा वो आपको सिचुएशन में रख लेंगे हम। तो ये फार्मूला यूज करेंगे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट निकालने के लिए। आप इस फार्मूले में अंडर रूट में l प्लस 1/100 रख के सॉल्व करोगे। अगर आपको बायनोमियल थ्योरम अच्छे से नहीं आता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वहां पे जाने के बजाय, उसकी वैल्यू निकालने के बजाय हम क्या करेंगे, हम इस वाले रूट को फॉलो करेंगे। ठीक है, जब भी कोई चीज रूट में या पावर में प्रोपोर्शनलिटी हो तो उसको हम इस तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, डेल्टा एल बाई एल आपको 1% दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, डेल्टा एल बाई एल आपको 1% दिया हुआ है। और डेल्टा टी बाई टी का परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालना है तो क्या करें, इसको हम परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम परसेंटेज जो वैल्यू दी है इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज में हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 इंटू इसका कितना परसेंट दिया हुआ है, ये 1% दिया हुआ है। तो डेल्टा टी बाई टी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5%। चूंकि ये पॉजिटिव था तो ये भी पॉजिटिव रह जाएगा, तो इंक्रीज बाई कितना हो जाएगा, 0.5% हो जाएगा। बात समझ में आ गई, डेल्टा टी बाई टी और डेल्टा एल बाई एल, चेंज इन एल का जो परसेंटेज है वो हो जाएगा। कैसे, इस दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, देखो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन लेंथ, ये बन जाएगा परसेंटेज चेंज इन टाइम। कितना बन जाएगा, परसेंटेज चेंज इन टाइम बन जाएगा, यही निकालना था आपको। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन टाइम। बात समझ में आ गई ना। Yes, sir. कभी भी कोई भी वेरिएबल पावर में दिया होगा अंडर रूट में खास तौर पे, तो उसमें अगर परसेंटेज चेंज निकालना होगा तो कभी भी इस तरीके से कैलकुलेशन करके नहीं जाएंगे, हमेशा हम इस वाले रूट को फॉलो करेंगे। हमने एरर निकालते समय इस चीज को सीखा हुआ है। ठीक, मनस्वी समझ में आ गया। हाँ जी सर। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए इसी पे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। ए सिंपल पेंडुलम इज executing SHM with a time period capital T if the length of the pendulum is increased by 21%,
टी परसेंटेज इंक्रीज in time period of the pendulum is, ऑप्शन ए है 10%, बी है 21% है, सी है 30% एंड डी है 50%। बताओ कितना होगा। बोलो। यहाँ पे आपको परसेंटेज इंक्रीज बताना है, कितना इंक्रीज होगा। देखो पीछे हमने निकाला था कि टोटल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसका इंक्रीमेंट बताना है कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है उसमें। ठीक है, तो पिछले फार्मूले को ध्यान से देखें तो वहां पे डेल्टा टी बाई टी इंटू 100% इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल इंटू 100% था, इंटू 100%। इंक्रीमेंट इन लेंथ का परसेंटेज डिवाइड बाई 2, ये था इंक्रीमेंट इन टाइम, ये टाइम में परसेंटेज इंक्रीमेंट था टाइम पीरियड में। यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज इंक्रीज ही पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? परसेंटेज इंक्रीज ही पूछ रहा है, मतलब कितना आपका इंक्रीज हुआ, सिर्फ और सिर्फ वो वही जानना चाह रहा है, पूरा नहीं पूछ रहा है। तो निश्चित तौर पे जो टोटल आपका टाइम पीरियड होगा उससे कम ही होगा। अब क्योंकि ये इंक्रीमेंट आपके पास 21% का है, क्या है? If the length of the pendulum is increased by 21%, तो ये 1/2 इंटू 21 कितना हो जाएगा? 10.5% इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा? ये 10.5% इंक्रीमेंट हो जाएगा आपके टाइम पीरियड में। तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा? निश्चित तौर पे 10 से कम होगा, 10.5 से। तो अवेलेबल ऑप्शन में जो ऑप्शन होगा वो आपका 10 हो जाएगा। बट एग्जैक्टली इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी इस तरीके से सीख सकते हैं कि एग्जैक्टली इसको फाइंड आउट करना हमें, तो हम कैसे फाइंड आउट करें। तो हमारे पास चूंकि फार्मूला है टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल होता है, हमको पता है, क्या पता है कि T1/T2 या T2/T1 लिख लें यहाँ पे, ये अंडर रूट L2/L1 हो जाएगा। देन T2/T1 इक्वल टू अंडर रूट L2 क्या है? 21% इंक्रीमेंट हो गया, यानी एक है तो इसमें 0.21 ऐड हो जाएगा, यानी 1.21 L1 बन जाएगा L2 इक्वल टू, ठीक है, L2 इक्वल टू 1.21 L1 बन जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो 1.21 खाली आएगा। कितना आएगा? 1.21 ही आएगा। अब ये देखो 121 के आसपास दिख रहा है ना, 121/100 कर सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 121/100 लिख सकते हैं। ये 11/10 हो जाएगा, यानी 1.1 इसके अंडर रूट के वैल्यू हो जाएगी। तो T2 इक्वल टू 1.1 T1 हो गया। दिस कैन बी सिंपली रिटर्न एज T1 प्लस
0.1 T1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब Yes, देखो sir. एक में 0.1 का इंक्रीमेंट, देखो 21% का इंक्रीमेंट 0.21 था, तो 0.1 का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये यहाँ से हम इजीली गेस कर सकते थे, यहाँ से हम एग्जैक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको पसंद आए वो नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, दिस वन इज द बेस्ट फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन, बट ये आपका जनरल मेथड है। और अगर इस तरीके के ऑप्शन आपको दिए हुए हैं तो बहुत इजीली और कम टाइम में ये वाला आंसर देगा, क्योंकि सिर्फ 2 से डिवाइड करके आपको देख लेना है यहाँ पे। मनस्वी समझ में आया? Yes, sir. परसेंटेज निकाल लिया आपने? 0.11 का हाउ मच परसेंट होगा, कैसे निकाला? तो परसेंटेज का फार्मूला होता है 0.1/1 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये बन जाएगा 10/1 इक्वल टू 10%। समझ में आ गया? ठीक, नोट कर लो ऐसे ही। हो गया नोट? नहीं सर, 1 मिनट वेट कर लो प्लीज। हाँ जी सर, हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम will have maximum linear momentum, will have maximum linear momentum equal to 2E/m under root 2me 2me me स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी K is given as we know that काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे देखना ध्यान दिया क्या लिखा हुआ है, मास m एंड टोटल एनर्जी E will have maximum linear momentum equal to कितना होगा ये बताना आपको। ठीक है,
इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है। तो क्या करें, इसमें ऊपर नीचे एम एम से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा एम स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम। इसको लिख सकते हैं 1/2 एम बी का होल स्क्वायर बाई एम, और एम बी को पी लिखते हैं मोमेंटम, तो 1/2 पी स्क्वायर बाई एम हो जाएगा। ठीक है, तो दिस मीन्स इक्वल टू, अच्छा अब आप लोग मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन होता था, ये बताएगा मुझे दोनों का फार्मूला, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता था, दोनों में क्या रिलेशन होता था। टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती थी, याद है कितना होती थी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होती थी सिंपल हार्मोनिक मोशन में। और आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम लीनियर मोमेंटम बताना है, क्या बताना है, मैक्सिमम लीनियर मोमेंटम बताना है आपको। तो मैक्सिमम लीनियर मोमेंटम तब होगा जब आपके पास मैक्सिमम एनर्जी हो, ठीक है। और सिस्टम में जो मैक्सिमम एनर्जी आपके पास में पॉसिबल है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, के मैक्स इक्वल टू ई टोटल होता है, फॉर पी मैक्स वी नीड के मैक्स एंड के मैक्स इक्वल टू ई होता है, ठीक है बेटा, याद है, के इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता था, जब वाई इक्वल टू 0 होता था तो के मैक्स होता था आपका, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को के मैक्स की जगह ई लिख सकते हैं, अगर इसको ई लिखेंगे तो बन जाएगा 1/2 पी स्क्वायर बाई एम, यहाँ से पी इक्वल टू मिल जाएगा 2 एम ई अंडर रूट, तो ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, बी √2 ME, सही है। समझ आ गया बेटा, यहाँ पे हमने काइनेटिक जगह ही टोटल क्यों लिखा, क्योंकि B1 पी मैक्स तभी होगा जब के मैक्स होगा, के मैक्स इक्वल टू ई होता है टोटल एनर्जी के, ओके। सर तो मे बी समझ में आ गया। सर हाँ बेटा बोलो। सर सेकंड स्टेप में आपने हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम लिखा, तो सर हमने एम से डिवाइड क्यों किया, ये फर्स्ट स्टेप हाफ एम बी स्क्वायर लिखा काइनेटिक एनर्जी का, इसमें एम से ऊपर मल्टीप्लाई किया, एम से नीचे डिवाइड कर दिया, तो एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर बन जाएगा ये, ठीक है। यस सर, और नीचे चूंकि m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब इट इज जस्ट इक्वल टू मल्टीप्लाइंग विद 1 ओनली, है ना, यस, रिजल्ट चेंज नहीं होगा इससे, ठीक। ओके, आपको एक हाथ में 2 रुपए दिए, दूसरे हाथ से 2 रुपए ले लिए, आपको टोटल कितना पैसा दिया मैंने, सर 2 रुपये, हाँ 2 रुपये सर, हमने एक हाथ से 2 रुपए दिए, दूसरे हाथ से 2 रुपए ले लिए, टोटल कितना पैसा बचा आपके पास मेरा, सर 2 रुपये ही बचे, है
सर 2 रुपए बचे। 2 रुपए बचे। देखो, दिस इज मी गिविंग RS2 to you, okay, यस सर। and then taking back RS2 from you. Then how much you have my money? सर 0। 0. So result is 0। unaffected, है ना? यस। Similarly, तो आप if दूसरे you हाथ से। have 2/4, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना वैल्यू आएगा? 2/4 ही रह जाएगा ये, ठीक है, यस सर। क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं रह गया, जितने से मल्टीप्लाई किया उतने से डिवाइड कर दिया। लेकिन उसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये मिला कि हमने k = 1/2 mv² लिखा था, तो इसको हमने 1/2 mv², इसको हमने m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड किया, है ना, ठीक है। तो ये बन गया 1/2, ये m² b² अपॉन m बन गया। अब चूंकि p = m × b होता है, तो इसको ऊपर वाले टर्म को p बनाने के लिए हमने ये सब काम किया है इसको, तो इसको 1/2 इसको mb का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, अब, है ना। और अब mb को हम p लिख सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। तो हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म में लिखने के लिए जो है ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। नोट कर लिया? यस सर। लास्ट क्वेश्चन, the mass and diameter of a are twice those of earth. The period of oscillation of pendulum on this planet will be if it is a seconds pendulum on earth. ऑप्शन ए है 1/√2 सेकेंड, ऑप्शन बी है 2√2 सेकेंड, ऑप्शन सी है 2 सेकेंड, ऑप्शन डी है 1/2 सेकेंड। अब देखो,
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन तो ऑक्सीलेशन में है लेकिन आपको ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो वी नो दैट G proportional to m upon r square, therefore G dash by G इक्वल टू, अब देखो क्या है, ट्वाइस है, क्या है, मास भी ट्वाइस है, डायमीटर भी ट्वाइस है, डायमीटर ट्वाइस है तो रेडियस भी ट्वाइस हो जाएगा, है ना, और रेडियस का स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ कि 1/4 हो जाएगा वो। तो देखो जी डैश ये हो जाएगा आपका m डैश अपान r डैश का स्क्वायर, r का स्क्वायर अपान m का स्क्वायर, m अर्थ का है, r अर्थ का है, m डैश आपके नए प्लेनेट का है। तो g डैश बाई जी इक्वल टू m आपका 2m हो जाएगी, एक स्क्वायर ज्यादा लग गया नीचे, इसको हटा दो, m आपका 2m हो जाएगा, r डैश आपका 2r हो जाएगा, इसका स्क्वायर बन जाएगा इंटू आर स्क्वायर अपान एम है, m से m कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ऊपर 2 है नीचे 4 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ से g डैश इक्वल टू 1/2 g मिल जाएगा, g डैश इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/2 g मिल जाएगा अपने को, ठीक है, ओके। नाउ सेकेंड फार्मूला वी नो दैट t proportional to अंडर रूट 1/√g, है ना फार्मूले में। तो t डैश बाई टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट g डैश बाई जी हो जाएगा, ये है g डैश इक्वल टू 1/2g डिवाइड बाई जी कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज t डैश इक्वल टू 1/√2t हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/√2t हो जाएगा। अब सेकेंड पेंडुलम है, सेकेंड पेंडुलम का मतलब टाइम पीरियड कितना सेकंड होता है, सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, आप पे कल बताया था सर 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड होता है, ठीक है। ये देखना g डैश इक्वल टू 1/2g, ये तो उल्टा लिख गया है, इसको सही कर लो, ये 1 है ना, तो g बाई जी डैश हो जाएगा, ये सही कर लो इसको, तो जी डैश करेंगे ऊपर तो 2 ऊपर चला जाएगा, जी बाई जी, यस, तो ये 2 रूट में ऊपर चला जाएगा, इसे करेक्ट कर लो तो √2, इसकी वैल्यू 2 होती है तो ये 2√2 सेकेंड हो जाएगा आपका। दिस इज योर आंसर, आंसर ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, ठीक। स्प्रिंग पेंडुलम क्या है, अभी पिछले में देखा था हमने, सिंपल पेंडुलम में किसी थ्रेड से बांध दिया था हमने बॉब को, अब क्या करें, किसी भी मास को या उसको हम स्प्रिंग से बांध दें, किससे बांध दें, स्प्रिंग से बांध दें, ठीक है। तो स्प्रिंग से बांध देंगे तब क्या होगा, तो भी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, देखते हैं क्या ये ऑक्सीलेशन करेगा तो क्या सिचुएशन बनेगी उसकी, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों टाइप का हो सकता है ये, देखते हैं क्या है, डायग्राम बना के देखते हैं। लेट्स, एक कोई सरफेस है, इस पे आपका ब्लॉक रखा हुआ है, कोई मास का है ऑब्जेक्ट है, और कोई स्प्रिंग यहाँ से बांध दिया हमने और इससे इसको अटैच कर दिया। अब इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके छोड़ देंगे या थोड़ा सा कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो ये मोशन करने लगेगा, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है। तो दिस इज ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, this is on horizontal surface,
इस तरीके से ये आपका वर्टिकल पेंडुलम भी हो सकता है। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके छोड़ दें या थोड़ा सा कंप्रेस करके छोड़ दें तो भी ये आपका एसएचएम या ऑक्सीलेशन करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज वर्टिकल पेंडुलम। ठीक है, लिखते हैं क्या है स्प्रिंग पेंडुलम। ए पॉइंट मास suspended from a, again assumption, massless spring, a point mass suspended from a massless spring placed on a frictionless horizontal surface or plane, surface or plane attached with a point mass suspended from a massless spring are placed on a frictionless, क्या कर दो ऐसे कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं दोनों को आर। ठीक है, ए पॉइंट मास सस्पेंडेड फ्रॉम ए मासलेस स्प्रिंग आर प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस attached with spring constitutes a linear harmonic spring pendulum। टाइम पीरियड जैसा डिस्कस किया वही होगा, 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर डिवाइड बाई स्प्रिंग फैक्टर। ये हो जाएगा 2 पाई इनर्शिया फैक्टर मास है तो m हो जाएगा, स्प्रिंग फैक्टर का कांस्टेंट k है तो k हो जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट m बाई के हो जाएगा, टाइम पीरियड t, और फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, एंड फ्रीक्वेंसी n इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट k बाई m। तो यहाँ पे सारा सब कुछ जो है वो k और m पे डिपेंड करेगा। जिस तरीके सिंपल पेंडुलम में आपका l और g पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे m और k पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हो गया, डन। यस सर। चलिए देखते हैं इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या खासियत है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सर एक बार इनर्शिया फैक्टर फिर से बता दो हाँ, क्या होता है। ठीक है, हो गया।
सर मैं बोल रही थी एक बार इनर्शिया फैक्टर बता दो फिर से क्या होता है। ओके, इनर्शिया फैक्टर और जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, ठीक है, हेलो, जो आपके जैसे हमने जब स्टार्टिंग में डिस्कस किया था तो इसमें हमने बताया था जब इसको सॉल्व करते हुए कि टी की जो वैल्यू निकाली थी हम लोगों ने वहां पे, तो हमने कहा था कि इनर्शिया फैक्टर जो मास होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके इनर्शिया फैक्टर के लिए। जैसे कोई ऑब्जेक्ट अपने जिस सिचुएशन में उसी में रहना चाहता है, क्यों रहना चाहता है, तो उसके लिए अमूमन उसका मास रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और स्प्रिंग फैक्टर जो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका फोर्स कांस्टेंट होता है जो कि डिसाइड करता है कि आपका स्प्रिंग किस तरीके से होगा, फ्लेक्सिबल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग का स्प्रिंग फैक्टर हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो उसका इनर्शिया फैक्टर हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? नहीं या दोबारा समझाएं इसको? सर अगर नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा समझ लो। हमने निकाला था जब ड्राइव कर रहे थे तो हमने क्या निकाला था, हमने ड्राइव करते हुए हमने देखा था कि F प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट y था, है ना, फोर्स। हमने हुक्स लॉ अप्लाई किया था सिस्टम में, हमने लिखा था F इक्वल टू माइनस के वाई, याद आ गया? ठीक है। एस एच एम में एक्सीलरेशन ए कितना होता है, ये ओमेगा स्क्वायर वाई होता था, है ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई एक्सीलरेशन होता था। और एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एफ की वैल्यू पुटअप करेंगे तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस के वाई हो जाएगा। वाई वाई कैंसिल हो गया था, यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के मिल गया था अपने को, याद आया? ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम मिल गया था। अब टी इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा, टोटल डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, है ना। इसमें रखा था तो ये 2 पाई अंडर रूट एम बाई के आ गया था, याद आया? यस सर। सर हाँ बोलो। सर मैंने यस सर बोला। ओके, मैंने इसमें समझ में आया ये? यस सर। इसी चीज को हमने, क्योंकि मास जो होता है ये आपका इनर्शिया फैक्टर होता है, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो आपके बॉडी की इनर्शिया होती है उसके लिए। जैसे कोई हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसको पुश करने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। आपका कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसको पुश करने में आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो स्मॉल और हैवी ऑब्जेक्ट में किसका डिफरेंस है, उसके मास का। तो वो अपने जो भी कंडीशन में उसमें मेंटेन रख पा रहा है अपने मास की वजह से, इसलिए मास को इनर्शिया फैक्टर बोलते हैं या मास को इनर्शिया के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब चूंकि अलग अलग सिस्टम में, जैसे पेंडुलम के लिए एल हो गया था, वहां पे जी हो गया था, अभी स्प्रिंग के लिए एम के ही रह जाएगा। तो अलग अलग सिस्टम में एम इनर्शिया फैक्टर और के स्प्रिंग फैक्टर चेंज होता रहेगा, क्योंकि हर जगह हम स्प्रिंग यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो भी यूज करेंगे उसके क्रॉसपोंडिंग क्वांटिटी यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, इसलिए हमने इसको इनर्शिया फैक्टर और स्प्रिंग फैक्टर के टर्म में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, जिससे हमें इजिली चीजें याद रह जाए, कोई भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए तो हम इजिली उसको बना ले जाए। बस खाली ये आइडेंटिफाई कर लें इसमें कि कौन सा ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की है, ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो आपके
इस सिस्टम में जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी है, तो बहुत इजीली हम उसके लिए टाइम पीरियड लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे सिंपल पेंडुलम के लिए हमने लिखा था ये एल था आपके पास में, ये आपके पास जी था। यहाँ पे हमने देखा था कि जी जो है वो आपका सिस्टम की तरफ से लग रहा है। ठीक है, एल आपका थ्रेड का है, इसके साथ में ये बढ़ेगा घटेगा, ये चेंज होगा। ये थ्रेड आपकी मोटी है पतली है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, यानी ये इनर्शियल फैक्टर था आपके पास में। ठीक है, बात क्लियर हो गई मनस्वी? हाँ जी सर, आ गया समझ में। ठीक है, यस। तो इनर्शिया फैक्टर सिस्टम में वो है जो आपके ऑब्जेक्ट के साथ में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट चेंज करोगे, जो चीज चेंज हो जाए, थ्रेड चेंज करने पे एल चेंज हो जाता था, यहाँ पे बॉक्स चेंज कर क्या ब्लॉक चेंज करने पे मास चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े। हम लिखने जा रहे थे स्प्रिंग पेंडुलम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, क्या लिखने जा रहे थे? स्प्रिंग पेंडुलम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस तरीके सिंपल पेंडुलम के लिए हमने डिस्कस किया था उसी तरीके से इसको भी डिस्कस करना पड़ेगा, है ना, बट शॉर्ट में करेंगे इसको। पॉइंट नंबर 1 देखो, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k है, यानी t प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m है ना। पॉइंट नंबर 1 लिख लो, टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग पेंडुलम depends on the mass suspended in t proportional to अंडर रूट m and frequency proportional to 1/√m। जबकि आपका सिंपल पेंडुलम में मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था, याद है? दैट इज greater the mass greater will be inertia and so will be frequency of oscillation and greater will be time period। हो गया बेटा? Yes, sir. मनस्वी आपका? हाँ जी सर, हो गया। पॉइंट नंबर 2
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको वी 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 जितना चाहो उतना लिख करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादातर क्वेश्चन आपको इससे मिलने वाले हैं, ठीक है। द टाइम पीरियड depends on the time period depends on the force constant K of the spring. One by under root K, and frequency will be proportional to under root K. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब सिंपल पेंडुलम में जी पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे जी कहीं है ही नहीं, तो जी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो लिख लेते हैं इसको। टाइम पीरियड ऑफ ए स्प्रिंग पेंडुलम time period of a spring pendulum is independent of acceleration due to gravity. That is why a clock based on spring pendulum will keep proper time everywhere on a hill or moon or in a satellite. And and time period of a spring pendulum time period of a spring pendulum will not change inside a
ये लिक्विड, if damping effects are neglected, if damping effects are neglected, हो गया? Yes, sir. मनस्वी आपका? मनस्वी हो गया? फोर्थ पॉइंट, if spring has a mass capital M and mass M is suspended from it, then effective mass is given by M effective will be M plus M by 3। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, M plus M by 3, so that time period will be become now 2 pi under root M effective by K। ठीक है, तो M इफेक्टिव इंक्रीज कर जाएगा तो टाइम पीरियड भी आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर आपके एक्सपेरिमेंट में टाइम पीरियड कम आता है जितना गिवन है, तो आप उसमें सर जो आपने m/3 क्यों लिखा है? हाँ सर आपने m/3 क्यों लिखा है? क्या बेटा? सर कैपिटल m/3 क्यों लिखा है आपने? कैपिटल M/3 ये स्प्रिंग वाले मास का जो पोर्शन होता है 1/3 पोर्शन ही उसका इफेक्टिव मास में ऐड होता है एक्चुअली में, क्योंकि जो स्प्रिंग का मास होता है पूरा इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना ये। यस सर। ठीक है, टोटल पूरा मास M ऐड नहीं हो रहा है, M/3 मास ही ऐड हो रहा है टोटल में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा ना। ये हो गए आपके नॉर्मल कंडीशन। अब इसके बाद की जो कंडीशंस है